नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था, फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज अपन गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे और किस प्रकार से गॉस लॉ की सहायता से अपन इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए तो हेडिंग डालिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो यहाँ पे अपन 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे बच्चों। पहला जो अपना एप्लीकेशन होगा वो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए होगा। इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो अपना सेकंड एप्लीकेशन होगा, एक सिलेंडर लेंगे जो कि लॉन्ग सिलेंडर है। देखिए इस प्रकार से लॉन्ग सिलेंडर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। और एक इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये 3 एप्लीकेशन आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ। तो हेडिंग डालिए बच्चों। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से आर रेडियस का आपने सॉलिड स्फीयर बना दिया, जिस पे कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यहाँ पे अपन 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला केस होगा इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड, सेकंड केस होगा सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे, और जो थर्ड केस होगा इस सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर of radius capital R which carries uniform volume charge density rho, and the charge on the solid sphere is कैपिटल Q। ठीक है, देन अब बच्चों यहां से आपको चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे लिखेंगे आप टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू थर्ड फ्रैक्शन जो है ऊपर चला, थर्ड जो आपका यहाँ पे फ्रैक्शन है ऊपर चला जाएगा, TQ अपॉन 4 पाई आर क्यूब लिख दिया जाएगा। एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। आइए बच्चों आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है।
आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो देखते हैं केस फर्स्ट, इफ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के केस में सबसे पहले सॉलिड स्फीयर बनाते हैं और फिर अपन एक गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। देखिए इस प्रकार से गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन किया, ये सेंटर हो गया और यहाँ पे इस गाउसियन सर्विस पॉइंट पी पे आपको सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आपने आर रेडियस का गाउसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। और जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है की जो रेडियस है वो कैपिटल आर आपको गिवन है। तो लिखते हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्ट वी कंस्ट्रक्ट अ Gaussian surface of radius स्मॉल आर। देखिए इस प्रकार से आपने गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन कर लिया। देन फ्रॉम गॉस लॉ से आप क्या जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू 2n क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो गाउसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, सेम होगी। ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 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 तो ड्यू टू सिमेट्री द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर ऑन द गाउसियन सरफेस। भाई यहाँ भी मैग्नीट्यूड ई होगा, भाई आर डिस्टेंस है हर जगह, और जब आर डिस्टेंस है तो इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे अगर आप स्फीयर बनाते हैं, आपने जो गाउसियन सरफेस बनाई है वो एक तरीके से आर रेडियस का आपने स्फीयर ही बनाया है। इस प्रकार से आपने स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर बना दिया जो कि आपकी गाउसियन सरफेस है, और इस आर स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के एवरी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई चेंज होना नहीं, इसको अपन बाहर निकाल लेंगे इस इंटीग्रेशन से। और अगर यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होता देन आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। गॉस लॉ तो वैलिड है, बट अगर यहाँ पे सिमेट्री नहीं होती दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होता, यहाँ पे डिफरेंट होता, फिर आप यहाँ से इसको सोल्व नहीं कर सकते थे। ये आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक बहुत अच्छा मेथड नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखें इस बात को कि जो गॉस लॉ होते हैं हमेशा सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए ही अप्लाई किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और जनरली गॉस लॉ तो वैलिड है ऐसा लिखा जा सकता है, बट आपका पर्पज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, और वो यहां से पॉसिबल होता हुआ दिखेगा नहीं अगर आपकी बॉडी या प्रॉब्लम सिमेट्रिक नहीं है तो, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपने लिख दिया बच्चों। और इस गाउसियन सरफेस को आप बड़े ध्यान से देखें तो जैसा कि आपने पहले ही कहा है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर में, यूनिफॉर्मली चार्ज है और टोटल चार्ज क्यू है। नो प्रॉब्लम सर। तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर अगर अपन बात करते हैं
तो जो एनक्लोज चार्ज होगा कैपिटल क्यू ई होगा। तो आइए बात कर लेते हैं। तो यहां से ई क्लोज इंटीग्रल डीएस और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और जब डीएस की बात की जाएगी, यहाँ पे डीएस और क्लोज इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो जो आपने आर रेडियस का गाउसियन सरफेस बनाया है तो उसका एरिया कितना होगा। आपने जो गाउसियन सरफेस बनाया है वो स्पेयर ही है, और जो स्पेयर का एरिया होता है 4πr², वो इस गाउसियन सरफेस का एरिया होगा। ठीक है, तो ई मल्टीप्लाई विद 4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख दिया जाता। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0r², और वेक्टर फॉर्म में बात करें तो आर केप आ जाता है। एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब आप यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर के बाहर की बात करते हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आप पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर देते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है तो जो आपने रो बराबर 3q/4πr³ लिखा था, यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हैं। बट इतना लिखना आपके लिए सफिशिएंट है। चाहे तो आप यहाँ चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि लिख लीजिए, सिंस रो इज इक्वल्स टू 3q/4πr³, ऐसा लिखा हुआ है। दैट मीन्स q इज इक्वल्स टू रो 4πr³ डिवाइडेड बाई 3। इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे और इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुटअप कर देंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं क्यू की वैल्यू रो, और यहाँ पे लिख देते हैं 4/3 πr³। ये तो आपने क्यू की वैल्यू रख दी। अपॉन में यहाँ पे लिखा हुआ है 4πε0 r², और साथ में आर केप लिखा हुआ। ठीक है, तो यहां से 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो रो r³ अपॉन 3ε0 r² आर केप आ जाएगा। ठीक है, और आर केप को भी आप आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप क्यूब बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं जब आपका पॉइंट पी उस सॉलिड स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होगा। उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा कि आर केप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो कैपिटल r³ अपॉन, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3ε0। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो r³ आ जाता है, साथ में r वेक्टर लिख दिया जाता है। एंड आपने अभी तक इक्वेशन नंबर 3 दे दिया था, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो नोट कर लीजिए बच्चों। तुरंत प्रभाव से स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसको नोट कर लेंगे। नोट कीजिए। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिख लीजिए बच्चों।
नोट कीजिए। और आपने इक्वेशन नंबर 5 कैलकुलेट कर लिया व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल। अब सेकंड केस की बात करते हैं बच्चों। केस सेकंड, केस सेकंड में लिखते हैं इफ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो गाउसियन सबसे पहले स्फीयर बनाते हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, यहाँ पे गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन कर लेते इसके अंदर में, जो जिसका रेडियस जो दिया गया है वो स्मॉल आर है। यहाँ पे आपका पॉइंट पी डिफाइन हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। तो लिखते हैं इसको, और आपको एग्जाम में एज इट इज लिखना है। आपके यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होंगे एमएससी प्रीवियस के, या आप एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं बच्चों, लेट लेट बी construct a Gaussian surface of radius small r such that, ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिए हैं आप। फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ की बात करते हैं बच्चों। क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने यहाँ पे जो स्मॉल आर रेडियस की गाउसियन सरफेस बनाई है, अब आपको क्यू एनक्लोज रखना है कि इस गाउसियन सरफेस में टोटल एनक्लोज चार्ज कितना है, तो उसको कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो यहां से तो ई क्लोज इंटीग्रल ds आ जाएगा, और यहां से 1/एप्सिलॉन नॉट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी साथ में डिटो लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से ई, इसकी वैल्यू जो आप रखेंगे 4πr² रखते आए हैं, तो उसी प्रकार से रखेंगे। रो तो क्या यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। और बच्चों जो डिटो दिया हुआ है, आप जानते हैं जब आपने स्मॉल आर रेडियस की गाउसियन सरफेस बनाई जो कि एक प्रकार से स्फीयर ही है, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वही टोटल वॉल्यूम आपको यहाँ पे लिखना है। तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देखिए 4πr² से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, और आर क्यूब आर टाइम कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में डिफाइन होगा। और वेक्टर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे आर केप लगा दीजिए। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, MTR लगा लीजिए इस पे, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 6। ये रिजल्ट डाटा आपको पता होने चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक CSIR, नेट, गेट, TIFR, टेस्ट, इन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये डाटा यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपने कैलकुलेट कर लिया, नोट कर लीजिए इसे केस सेकंड में। स्क्रीन को पॉज कीजिए, आराम से लिख लीजिए, जैसे ही लिख ले फिर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड, इफ R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो दोनों में से किसी भी एक एक्सप्रेशन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रख दीजिए और स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर कर देते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू
यहीं पे अगर अपन बात करें तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, साथ में आर कैप तो चलेगा ही सही। आपको रो की वैल्यू लिखनी है तो रो की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया। और रो की जो वैल्यू होगी 3 क्यू अपॉन, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये आर कैप हो जाएगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है, साथ में आर कैप। और आप अगर इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे तो वहां पे वैल्यू आर स्क्वायर है, स्मॉल आर की जगह आपने कैपिटल आर रख दिया। तो कुछ इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने इजी वे में आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर, ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर। तो आइए बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले एक लॉन्ग सिलेंडर बनाते हैं जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो है, और जो उस सिलेंडर पे चार्ज है वो कैपिटल क्यू ले लेते हैं। आइए सोल्व करते हैं, इस प्रकार से पहले लिखते हैं, अपन ने ये, ठीक है, ये इस सिलेंडर की एक्सिस हो गई, ये कैपिटल आर रेडियस हो गई, और ये लॉन्ग सिलेंडर है इस प्रकार से। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, that carries that carries uniform charge density, that carries uniform charge density, charge density, uniform charge density rho, and total charge q on the cylinder। ठीक है, तो इसमें अब 3 केस सिमिलरली बनेंगे। पहले आप एक पॉइंट लेंगे, भाई ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के अंदर भी बात कर सकते हैं, सिलेंडर की सरफेस पे भी बात कर सकते हैं, और सिलेंडर की सरफेस के बाहर भी बात कर सकते हैं। बच्चों ये डालने से पहले मैंने आपको अभी ये पढ़ाया है, तो यहाँ पे अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की और बात कर लेते हैं। थोड़ा सा साइड में जगह हो तो बना लीजिएगा बच्चों, अभी वैसे मैंने लिखने के लिए बोला नहीं था, तो आपके पास जगह होगी तो ग्राफिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपैक्ट पड़ता है जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताते हैं उसे। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फंक्शनल फॉर्म की बात करें, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की आप यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर के अंदर बात कर रहे हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से चेंज हो रहा है, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है,
ठीक है, और ये आपकी रेडियस कैपिटल आर हो गई। ये आपके रेडियस का रेडियस हो गई, इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और आपका पॉइंट इसी स्फीयर के अंदर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपने कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो शुरुआत में स्ट्रेट लाइन नेचर होगी। शुरुआत में जो नेचर होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सिचुएशन को देखिए बच्चों, अगर अपन इक्वेशन नंबर जिसे आपने 3 बोला था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/r² की फॉर्म में वेरी कर रही है, तो 1/r² की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप होगा। तो आइए लिख लेते हैं उसे। किस प्रकार से कर्व ट्रेस किया जाता है, कर्व यहाँ पे इस प्रकार से ट्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, जबकि जब आप आर बराबर कैपिटल आर के सिचुएशन से आगे चले जाते हैं, मतलब आप पॉइंट पी सॉलिड स्फीयर के बाहर ले लेते हैं, दैट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² की फॉर्म में चेंज होता है, मतलब डिक्रीज होता है। okay? तो सेंटर से जब आप स्फीयर की सरफेस की ओर जाएंगे तो कंटिन्यूअसली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, एंड देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² की फॉर्म में डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से कर्व बनाना आना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बना लीजिए बच्चों, सबसे पहले इसे बनाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर देते हैं बच्चों। रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्यू है, और सिलेंडर के अगर अपन वॉल्यूम की बात करें और यहाँ पे इसकी लेंथ एल बोल देते हैं अपन, तो यहाँ पे आप जो वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल R² एल होगा, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहां पे लिखेंगे वी कंस्ट्रक्ट अ कोएक्सियल कोएक्सियल गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस सच दैट, सच। ठीक है, तो बनाते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से ये सिलेंडर हो गया अपना, जो कि लॉन्ग सिलेंडर है। लॉन्ग सिलेंडर बना लिया। ठीक है, और अब गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। इस प्रकार से गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जो कि कोएक्सियल हैं। इस प्रकार से कोएक्सियल हैं। आइए, तो इस यहां से जो आपका सिलेंडर है उसकी रेडियस कैपिटल आर है,
और जो ये रेडियस है स्मॉल आर है। यहाँ पे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर कैप की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे अपन तीन सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये अपर सरफेस, ये लेटरल सरफेस और ये बॉटम सरफेस। तो यहाँ पे अपन तीन एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक एरिया एलिमेंट ये हो गया, जिसका जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। एक एरिया एलिमेंट अपन अपर सरफेस पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी। और एक एरिया एलिमेंट अपन बॉटम सरफेस पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो लॉन्ग सिलेंडर पे आपका जो सिलेंडर है वो लॉन्ग है, इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियल डायरेक्शन में होगी। मतलब इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अपन लिख लेते हैं बच्चों। फ्रॉम द द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ, गॉस, तो गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट से अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जो लिखा हुआ है ये किसके इक्विवेलेंट होता है? क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट होता है। नो प्रॉब्लम सर, कुछ इस प्रकार से आप लिखते आए हैं। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो तीन सरफेसेस, यहाँ तीन एरिया एलिमेंट आपने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, फर्स्ट के लिए बात करते हैं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, सेकंड के लिए बात करते हैं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, थर्ड सरफेस के लिए बात करते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे रो डीटो लिख दिया जाता है। नो प्रॉब्लम सर। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एलिमेंट्स को ध्यान से देखें तो जो फ्लक्स डिफाइन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन होता है। और बच्चों जब आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ई का मैग्नीट्यूड, एरिया एलिमेंट का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस थीटा आता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो थीटा बराबर 0 है, जबकि इस सिचुएशन में थीटा 90 है, इस सिचुएशन में थीटा 90 है। इफ दैट इज योर सिचुएशन 1, दैट इज योर सिचुएशन 2 एंड दैट इज योर सिचुएशन 3, तो सिचुएशन फर्स्ट और सिचुएशन थर्ड में जो आपके फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी 0। फर्स्ट और थर्ड के केस में ये 3 यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेटरल सरफेस पे आप कहीं पे भी एलिमेंट लेंगे एरिया एलिमेंट, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो बनने वाला एंगल होगा वो हमेशा 0 रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री की वजह से पूरी की पूरी इस सरफेस पे इक्वल रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बाहर निकाल दिया और सेकेंड यहाँ पे डीएस लिख दिया 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रो आपने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन डीटो लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया, ये आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे डीटो लिख दिया। बच्चों ये यहाँ पे डीटो वॉल्यूम है, यहाँ पे एनक्लोज चार्ज की बात करते हैं तो जो आपका चार्ज है केवल और केवल इस सिलेंडर में ही एनक्लोज है। तो केवल और केवल सिलेंडर के एरिया की आप बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रख दिया। यहाँ पे DS2 की बात की जाती है तो 2πRL की आपने बात कर दी। भाई जो आपके गाउसियन सरफेस है उसका टोटल एरिया आपने लिख दिया। ठीक है, बात करते हैं ρ/एप्सिलॉन नॉट की। और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा ये कौन सा वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज एनक्लोज है और चार्ज केवल इस सिलेंडर के अंदर ही एनक्लोज है। तो केवल और केवल आप उसी का टोटल यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे तो आप लिखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल l, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो जो कट रहा है उन्हें काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
एल से एल कैंसिल हो गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो आर स्क्वायर अप 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे स्मॉल आर आ जाता है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, डायरेक्शन की बात करें तो इस प्रकार से आपने लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सभी के सभी कांस्टेंट हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो 1/r की फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे बच्चों, लिख लीजिए। तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं बच्चों। केस सेकंड इस बार अपन लिख लेते हैं, इफ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए बच्चों, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आइए बात करते हैं। देखिए, इफ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप आ जाता है, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड की बात करते हैं, इफ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, देन, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने लॉन्ग सिलेंडर बना दिया और यहाँ पे अब गाउसियन सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए बनाते हैं गाउसियन सरफेस। इस प्रकार से आपने यहाँ पे गाउसियन सरफेस बना ली। ठीक है, जिसकी यहाँ पे लेंथ की अगर अपन बात करें, एल लेंथ का आपने कोएक्सियल सिलेंडर बना दिया। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, जबकि जो आपका बिगर सिलेंडर है उसकी रेडियस तो कैपिटल आर है ही सही। इस प्रकार से सिचुएशन बन गई। यहाँ पे भी वही 3 एलिमेंट डिसाइड करेंगे, इसके एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर आपने बना दी, ये एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन डीएस वेक्टर आपने बना दी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बना दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बना दिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब आइए बच्चों लिखते हैं इसमें, लेट कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट अ गाउसियन सरफेस CN
let construct a Gaussian surface of radius small r. ठीक है, तो आपने बना लिया फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर लिखा जाएगा, साथ में क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट लिखा जाएगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम सर। आइए बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वही सेम तीन पार्ट में आप इसे लिखेंगे। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, दैट इज योर फर्स्ट सिचुएशन, दैट इज योर सेकंड सिचुएशन एंड दैट इज योर थर्ड सिचुएशन। ओके, नो प्रॉब्लम सर। प्लस सेकंड आप लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस थर्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो d2 आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप बात करते हैं तो फर्स्ट सिचुएशन में भी जीरो होगा, थर्ड सिचुएशन में भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर निकाल लीजिए और जो आपने गाउसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट की है उसका जो एरिया होगा, जाहिर सी बात है 2 पाई स्मॉल r इंटू एल होगा। साथ ही साथ रो को बाहर निकाल लीजिए, रो अपॉन एप्सिलॉन नोट इस प्रकार से लिखा जाएगा। और डीटो जो होगा इस गाउसियन सरफेस, आपके चार्ज जो हैं इस पूरे के पूरे सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बट आपने जो गाउसियन सरफेस बनाई है आपको तो केवल इसी में फील्ड डिफाइन करना है। तो इस गाउसियन सरफेस में जो टोटल चार्ज आएगा वो इसी वॉल्यूम की वजह से आएगा। इस वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा तो वो वॉल्यूम लिख देते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम जो डिफाइन होगा पाई स्मॉल r स्क्वायर एल, कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे r से ए आर टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट की फॉर्म में होगी। और डायरेक्शन की आप बात करना चाहे तो यहाँ पे आप आर कैप लगा दीजिए, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आइए बच्चों बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो किस प्रकार से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें स्मॉल आर से कैपिटल ओरिजिन से लेके जब आप सरफेस तक जाते हैं तो जो आपका लॉन्ग सिलेंडर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो स्ट्रेट लाइन नेचर होगी और उसके बाद 1 अपॉन आर से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये आपके रेडियस की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आप बात करते हैं स्मॉल आर बराबर आपने यहाँ पे कैपिटल आर रख दिया। यहाँ पे जो वैल्यू है वो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। और इसके बाद की सिचुएशन की बात करें तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1 अपॉन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। जो आपकी लॉन्ग सिलेंडर की सरफेस होगी वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये अपना सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट होता है और थर्ड एप्लीकेशन लिखते हैं। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेट। ठीक है, इसकी वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इनफाइनाइट चार्ज प्लेन है, उसकी वजह से फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने प्लेन बना लिया जो कि इनफाइनाइटली है। इसका जो स्प्रेड है वो इनफाइनाइटली, इसकी विड्थ भी इनफाइनाइट है और लेंथ भी इनफाइनाइट है। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है। और यहाँ पे आपको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बच्चों। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप एक पिल बॉक्स क्रिएट करेंगे। अगर आपसे अभी बोला जाए कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे बताइए, तो आप नहीं बता सकते। बट अगर आप यहाँ पे एक पिल बॉक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा आइए देखते हैं बच्चों। तो लेट अस कंसीडर, लेट अ infinitely, infinitely charged plate which lie, which lie in xy plane, which lie in xy plane, carries, carries uniform, uniform surface charge density, surface charge density sigma, carries uniform charge density sigma. To calculate the electric field intensity, to calculate the electric field intensity, electric field intensity, we construct a Gaussian pillbox oblique Gaussian surface। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम दोबारा से बनाते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। पिल बॉक्स कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से पिल बॉक्स का कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पे अगर आप एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एरिया एलिमेंट ds इस प्रकार से होगा। यहाँ पे एरिया एलिमेंट अगर आप डिफाइन करते हैं तो एरिया एलिमेंट ds कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे इस पे आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ही सही। ये एरिया आप जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे आप कैपिटल A बोल दीजिए। ठीक है, तो
इस प्रकार से आपने गाउसियन सरफेस बना ली। देन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट से अपन क्या जानते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने पिल बॉक्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ यहाँ पे लिख देंगे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पे आपने दो एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो आइए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर सरफेस 1 प्लस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर सरफेस 2 और यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। बच्चों बात करते हैं क्यू एनक्लोज की, तो यहाँ पे अगर इस पिल बॉक्स को आप बड़े ध्यान से देखते हैं तो केवल इस क्रॉस सेक्शन में आप पे यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और जो एरिया है वो ए है। तो बच्चों आप यहां से लिख सकते हैं क्यू एनक्लोज की वैल्यू सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो आइए बच्चों बात करते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स इनके बीच का जो बनने वाला एंगल है वो जीरो है और जब एंगल जीरो है तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए। क्रॉस सेक्शन टोटल ए है, ये है तो ये क्रॉस सेक्शन भी ए होगा, ये क्रॉस सेक्शन भी ए होगा, ऐसा अपन मान के चले हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ई इंटू ए और यहाँ पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाता है और 2e इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो उसे आप एनके बोल दीजिए इन जनरल। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों और इस पे MTR लगा दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहली दो सिचुएशन में जब आपने कैलकुलेशन की तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, जबकि यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर इसी बोर्ड को मैं इनफाइनाइट चार्ज सीट मान लेता हूं और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं तो उसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे देखता हूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ से बहुत दूर देखता हूं तब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी है बच्चों, आइए देखते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके पास में कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेन के जस्ट नियर बिल्कुल पास में जब मैं कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इस छोटे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही फील्ड डिफाइन होगा। जब मैं यहाँ पे लेता हूं, जब मैं थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूं तो इसकी वजह से जो इफेक्टिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा केवल इसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आपके जो इफेक्टिव चार्जेस का एरिया है वो भी बढ़ता जाएगा। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। तो ये इफेक्टिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, आप इसे किस प्रकार से समझाएंगे, तो आप कहेंगे कि जब हम इनफाइनाइट चार्ज प्लेट के बिल्कुल पास में कोई पॉइंट रखते हैं तो जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उस पॉइंट पे वो बहुत कम इफेक्टिव रीजन की वजह से आता है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे
जो कवर्ड एरिया है वो बढ़ता जाएगा, जिसमें आपके चार्जेस प्रेजेंट हैं। इसीलिए डिस्टेंस बढ़ाने पे इफेक्टिव रीजन भी बढ़ रहा है, चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, तो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बैलेंस होने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया बच्चों। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ इसमें और आगे बातचीत अपन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका आज का सेशन रहा। ठीक है, मिलते हैं कल। राधे राधे।